everyone, good evening. How are you all? I hope all are doing great. तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यूनिट नंबर 2। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स हम कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि पार्टनर की क्या ड्यूटी, राइट्स, ऑब्लिगेशन ये सब किए थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम ये चैप्टर, ये यूनिट 2 को फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 29, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक फर्म है जिसमें ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ठीक है। 25-25-25%, लेट्स से एज्यूम कर रहे हैं हम। अब डी क्या चाह रहा है कि ये अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसको? ई को। डी क्या चाहता है? अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसको? ई को। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या वो ट्रांसफ़र कर सकता है? अपनी ये 25% को ये डी ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसको? ई को। क्या वो कर सकता है ऐसा? बोलिए, कर सकता है? येस और नो? भाई वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका हिस्सा है, तो वो कर सकता है। तो लो कहता है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है, बट कब? जब सारे अदर पार्टनर उस चीज़ से क्या हो जाए? एग्री हो जाए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। यूनानिमस कंसेंट चाहिए होती है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जब सबकी कंसेंट मिल जाएगी तब वो अपने शेयर को, अपने हिस्से को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और पर्सन को, ठीक है। तो लो कहता है कि तुम कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। जितने भी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सबकी कंसेंट मिलनी चाहिए। किसी एक ने भी मना किया तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मज़ा आ गया ना सुन के ही कि ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, बट जो ट्रांसफरेबल होगा पार्टनर, ठीक है, जिसके पास ट्रांसफ़र होकर शेयर आया, हिस्सा है, जो पार्टनर बना है, उसके पास वो सारे राइट्स नहीं होंगे जो रिमेनिंग पार्टनर के पास होते हैं। उनको कुछ सम प्रिविलेज वो इंजॉय नहीं कर सकता, कुछ कम राइट्स मिलेंगे जो एक एक्चुअल में पार्टनर है उसके पास है और जो एक ट्रांसफरी पार्टनर है उसके पास है। देखिए, ए शेयर इन ए पार्टनरशिप इज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, but as the partnership relationship is based on mutual confidence, the assignee of a partner interest by sale, mortgage, otherwise can't enjoy the same right and privilege as the original partner। क्योंकि स्टार्टिंग से ही म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे बनाई जाती है, तो अगर कोई पार्टनर ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने शेयर को, वो कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बट उसको वो सारे राइट प्रिविलेज नहीं मिलेंगे जो एक रिमेनिंग एक्चुअल पार्टनर को मिलेंगे, जो ओरिजिनल पार्टनर को मिलेंगे। द राइट ऑफ ए सच ट्रांसफरी आर एज फॉलो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस। किसकी बात कर रहे हैं? कंटिन्यूएंस की बात कर रहे हैं ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप चल रही है, जैसे कि मान लो ये एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ए बी सी डी 4 पार्टनर। यहाँ पर डी अपने शेयर किसको ट्रांसफ़र कर देता है? डी को। और यहाँ पर फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो ये टाइमलाइन हमने बनाई है। यहाँ पर डी ट्रांसफ़र कर रहा है अपने शेयर को, किसको? ई को, यहाँ पर। और यहाँ पर फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो ये जो टाइमलाइन है, अब इसकी बात हो रही है, जो ये टाइमलाइन है उसकी बात हो रही है, कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। सच ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल, नॉट एंटाइटल, ये चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी। किसको? ट्रांसफरी को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिजनेस डिसीजन में जो वो है पार्ट नहीं ले सकता है। टू रिक्वायर अकाउंट्स को नहीं मांग सकता और इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है बुक्स ऑफ द फर्म। ये 3 चीज़ें वो नहीं कर सकता है। मेन क्या है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसी में ही वो डिसीजन नहीं दे सकता है, अपना पार्ट नहीं ले सकता है, अकाउंट्स नहीं मांग सकता है, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। उसको क्या मिलेगा? ही इज़ ओनली एंटाइटल
टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, क्या मिलेगा, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ओनली एंटाइटल, जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा 25% का उसको वो ही मिलेगा, ऑफ द ट्रांसफरी पार्टनर, एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज एग्रीड बाय द पार्टनर, ही कांट चैलेंज द अकाउंट्स। हम ये बात कर रहे हैं जब फर्म कंटिन्यू है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म, उस टाइम पे वो उसको 3 राइट नहीं है, बोलो फटाफट रिपीट करते हैं, क्या राइट्स नहीं है उसको, कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकता है, ठीक है, रिक्वायर नहीं कर सकता अकाउंट्स को, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट को, वो नहीं कर, वो उसको क्या मिलेगा, सिर्फ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा है सिर्फ वो ही मिलेगा। ही कांट चैलेंज द अकाउंट्स, वो उसको ये नहीं बोल सकता अदर पार्टनर्स को, दिखाओ भाई प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, मेरा हिस्सा क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुमने क्या गड़बड़ी करी है, वो सब नहीं बोल सकता है। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये ध्यान रखना, एक तो हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस, और अब बात कर रहे हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जहां पर अब ये चीज देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया है, फर्म, ये पहले हम बात कर रहे थे इस वाले हिस्से के बारे में, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले हिस्से के बारे में, जब फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, इस वाले हिस्से के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। or on retirement of the transferring partner, the transferee will be entitled against the remaining partner, उसको ये rights मिलेंगे। First, to receive the share of the asset of the firm, जो एसेट है फर्म की उसमें उसको हिस्सा मिलेगा, जब या तो वो रिटायरमेंट हो रहा है या कंपनी फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, और टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड, एंड फॉर द पर्पज ऑफ एसरटेनिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। देखिए जब कंटिन्यू है तब वो अकाउंट्स को नहीं इंस्पेक्ट कर सकता, नहीं मांग सकता, बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो मांग सकता है। To or the purpose of ascertaining the share, he is entitled to an account as from the date of the dissolution. Dissolution के टाइम पे वो अकाउंट्स को मांग सकता है। By virtue of section 31, which we'll discuss, there no person can be introduced as a partner in the firm without the consent of all the partners. कोई भी पार्टनर किसी और पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ए पार्टनर कांट बाय ट्रांसफरिंग हिज ऑन इंटरेस्ट मेक एनीबडी एल्स ए पार्टनर इन हिज प्लेस अनलेस द अदर पार्टनर एग्री टू एक्सेप्ट, जब तक दूसरे पार्टनर उसको एग्री नहीं कर लेंगे ना एक्सेप्ट करने के लिए, जब तक वो नहीं बना सकता, मीन्स जब तक यूनानिमस कंसेंट नहीं मिल जाएगी तब तक वो पार्टनर दूसरे पार्टनर को फर्म में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है। करेक्ट। एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूएंस, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको एसेट में भी हिस्सा मिलेगा फर्म की, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी देख सकता है, बट कंटिन्यू के टाइम पे वो ना तो फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, ना ही कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट ले सकता है। क्लियर। तो ये आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है जरूर। इजी टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब आपका आता है नेक्स्ट, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। क्या माइनर पार्टनरशिप के बेनिफिट में एडमिट हो सकता है? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? ये हमने पढ़ा भी था कि जो माइनर होता है क्या वो पार्टनर बन सकता है? जो माइनर होता है क्या वो पार्टनर बन सकता है? बताओ, बोलो। नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है, और जो वो ही पर्सन साइन कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो 18+ है, जो 18+ है। अब माइनर है, 18 का ही नहीं हुआ है, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है, बट वो बेनिफिशियर बन सकता है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल सकता है पार्टनरशिप फर्म में, बट वो पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है। तो माइनर के केस में अगर कोई माइनर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा होता है उसका, वो एडमिट होता है एज अ प्रॉफिट लेने के लिए, तो माइनर को क्या करना होगा? विद इन 6 मंथ्स जब वो मेजर हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर, एक माइनर है, ठीक है, जब वो मेजर हो गया यहाँ पर, ठीक है, अब मेजर होने के विद इन 6 मंथ
माइनर मेजर को उसको डिसाइड करना होगा कि या तो वो कंपनी का पार्टनर बनना चाहता है या वो कंपनी का पार्टनर नहीं बनना चाहता है। समझ आ रहा है? देखिए हम बात कर रहे हैं माइनर की, ठीक है। माइनर हम कह रहे हैं कि माइनर पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर? बट माइनर प्रॉफिट में हिस्सा उसका हो सकता है, ठीक है। माइनर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट माइनर का हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में। जब ऐसा कुछ होता है, माइनर का जब बेनिफिट इंटरेस्ट है, जब उसके मेजर बनने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि वो माइनर ही रहेगा, मेजर तो बनेगा। जब वो मेजर बन जाएगा उसके विद इन 6 मंथ उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो उसका पार्टनर बन जाए फर्म का, या वो फर्म का पार्टनर ना बने। अगर फर्म का पार्टनर बन जाए या ना बने, उसको विद इन 6 मंथ्स क्या देना होता है? पब्लिक नोटिस देना होता है। पब्लिक नोटिस देना होता है। अगर वो फेल हो जाता है, पब्लिक नोटिस देने से फेल हो जाता है, तो वो मान लिया जाएगा डीम्ड पार्टनर। क्या मान लिया जाएगा? वो डीम्ड पार्टनर मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बनने के लिए रेडी है। मतलब उसको पार्टनर बनना है तो वो पब्लिक नोटिस ना दे। अगर उसको पार्टनर नहीं बनना है तो पब्लिक नोटिस क्या है? मैंडेटरी है। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो इस केस में पब्लिक नोटिस क्या है? मैंडेटरी है। अदरवाइज क्या मान लिया जाएगा? कि वो पार्टनर है, मैंडेटरी है। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो पब्लिक नोटिस क्या है? मैंडेटरी है कि वो विद इन कितने दिन में? विद इन 6 मंथ्स में। एक दिन भी लेट हुआ तो वो डीम्ड पार्टनर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं माइनर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हैं। देखिए, माइनर कांट बी बाउंड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। माइनर को कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं किया जाता, ये वॉइड होता है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नॉट ओनली वॉइडेबल नहीं है, वॉइड ही है। देयरफॉर ए माइनर कांट बिकम ए पार्टनर बिकॉज पार्टनरशिप इज फाउंडेड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ए माइनर कांट बी पार्टनर इन ए फर्म, ही कैन nonetheless admit benefit of partnership. In other words, he can validly given a share in the partnership profit. उसका पार्टनरशिप प्रॉफिट में क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। When this has been done, the consent of all the partner, then the right and liability of will be governed under section 30 as follow. उसके क्या राइट होंगे, क्या लाइबिलिटी होंगे, वो हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि माइनर पार्टनरशिप फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो वो जो है पार्टनर नहीं बन सकता, उसका शेयर हो सकता है प्रॉफिट में ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर ऐसा कुछ होता है, किसी माइनर का पार्टनरशिप फर्म में शेयर हिस्सा होता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तो उसके क्या क्या राइट एंड लाइबिलिटीज हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं। A minor partner has a right to his agreed share of the profit and the firm. He can have access to inspect and the copy of the accounts of the firm. देख रहे हो बच्चों कैसा कैसा है? माइनर कर सकता है इंस्पेक्ट। अगर तुमने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर किया वो नहीं कर सकता कंटिन्यूस के टाइम पर। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? माइनर कर सकता है, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ अकाउंट मांग सकता है, भाई दिखाओ, उसको चाहे पता ही ना हो बट वो मांग सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। बट जब तुमने अभी हमने लास्ट ऊपर पढ़ा, किसी को ट्रांसफर किए हैं शेयर, ट्रांसफर ही कंटिन्यूस के टाइम पे इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ही कैन शू द पार्टनर, देख रहे हो, केस भी कर सकता है, बट कब? ओनली व्हेन सर्विंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। ही कैन शू द पार्टनर फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर, बट कब? जब वो कंपनी फर्म को छोड़कर जा रहा हो तब ओनली। क्लियर? समझ आ रहा है? ऑल क्लियर तो नहीं हो रहा ना, सब ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ आ रहा है ना? देखे, सबसे पहले हम बात करें माइनर के राइट्स की। माइनर के पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? ए माइनर पार्टनर हैज़ राइट टू एग्रीड शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट में उसका हिस्सा है। बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है, दूसरे पार्टनर्स पे केस तक भी कर सकता है, बट कब? जब वो व्हेन सर्विंग हिज कनेक्शन विद, वो जब फर्म को छोड़ कर जा रहा है तब। ओन अटेनिंग मेजोरिटी, अब ये ध्यान रखना है, ये
ही में विद इन 6 months, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ए पार्टनर और नॉट ए बिकम ए पार्टनर, इफ ही इलेक्ट टू बिकम ए पार्टनर then he is entitled to the share to which he is entitled as a minor. He doesn't, then his share is not liable of any act of the firm after the date of the public notice served to that effect. अब ये ध्यान देखो एक और चीज़ इसमें, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमारी अगेन क्या है, टाइमलाइन है, ठीक है। ये माइनर है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर मेजर बन जाता है, तो उसके पास कितना टाइम है, 6 months का टाइम है, कितना, 6 months का टाइम है, ठीक है ना। 6 months के टाइम में उसको पब्लिक नोटिस देना पार्टनरशिप अगर वो नहीं करता है तो, ठीक है, यहाँ पर वो मेजर बन जाता है, उसके पास 6 months। जिस दिन वो पब्लिक नोटिस देगा, पब्लिक नोटिस देगा जिस दिन वो, उस दिन से उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी, वो लाइबल नहीं होगा। यहाँ वो मेजर बन गया, अब वो इस हिस्से के लिए वो लाइबल रहेगा, ठीक है, इस हिस्से के लिए वो क्या रहेगा, उसकी लाइबिलिटी रहेंगी लाइक अदर पार्टनर्स टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स, ठीक है, टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, उसकी लाइबिलिटी रहेंगी। जिस दिन वो पब्लिक नोटिस दे देगा कि उसको क्या नहीं बनना है, पार्टनर नहीं बनना है, उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो वो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड पार्टनर मान लिया जाएगा। On attaining majority, he may within 6 months elect to become a partner, बने या नहीं बने। If he elect choose करता है partner बनना, he is entitled to share to which he is entitled as a minor. If he does not, then his share is not liable for any act of the firm after the date of public notice served to that effect. अगर वो choose करता है partner नहीं बनना, उसकी लाइबिलिटी कब ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन से वो पब्लिक नोटिस दे देगा, उसके पहले उसकी लाइबिलिटीज़ बरकरार रहेंगी। ये समझ आ रहा है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आती है लाइबिलिटी की बारी, ठीक है। अभी तक तो हमने बड़ा उसको राइट्स क्या क्या है, केस भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, राइट है प्रॉफिट लेने का। अब पढ़ते हैं उसकी लाइबिलिटी क्या है बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। अब लाइबिलिटी की बात हो रही है जब वो मेजर नहीं बना है, उससे पहले उसकी क्या क्या लाइबिलिटी होंगे। द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जितना उसका हिस्सा है। माइनर हैज़ नो पर्सनल लाइबिलिटी। देखिए जब लाइबिलिटी फर्म की बात आती है ना, जो पार्टनर्स होते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे उनके पर्सनल एसेट तक भी बेच सकते हैं, उनके जो गहने हैं जेवरात है सब निकल जाएंगे, बट माइनर को कोई पर्सनल लाइबिलिटी, जितना उसका हिस्सा उतना ही रहेगी उसकी लाइबिलिटी, उसका कोई पर्सनल एसेट को टच नहीं किया जाएगा। वो पर्सनली नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द डेट ऑफ द पर्सन फर्म इंकर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। माइनर को इंसॉल्वेंट भी नहीं घोषित किया जा सकता है, बट इफ द फर्म इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हिज शेयर इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर, which means minor can recover his share in the firm on the proportionate basis from official assignee. उसको जब डिसोल्यूशन होगा उसका हिस्सा रिसीवर से मिल जाएगा, बट उसको इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जाएगा। समझ आया। जब ये बात कर रहे हैं एट द टाइम वो माइनर है और फर्म डिसोल्व हो जाती है, तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटी होंगी, जितना उसका हिस्सा उतनी लाइबिलिटी होगी। कोई पर्सनल एसेट उसकी लाइबल नहीं होगी, ना ही माइनर इंसॉल्वेंट घोषित किया जाएगा। अब आता है आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अब क्या हो गया है, माइनर मेजर बन गया है। अभी जो हमने पढ़ा वही सब विद इन 6 months ऑफ मेजोरिटी। बोलिए क्या करना होगा, उसको चूज करना होगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, अगर नहीं देता है तो डीम्ड पार्टनर मान लिया जाएगा। ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विच एवर डेट इज लैटर, द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड वेदर ही शैल रिमेन ए पार्टनर और लिव द पार्टनर। ये कह रहा है डेट या कौन सी डेट पे वो मान लिया जाएगा। या तो देखिए ये टाइमलाइन है, ये यहाँ पे माइनर है और ये यहाँ पे मेजर बन जाता है, और यहाँ से 6 month यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। या तो
इस दिन मान लिया जाएगा उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, या इसने यहाँ पे बोला कि मेरे को पार्टनर बनना है यहाँ पे, तो विच एवर इन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, उस डेट पे वो पार्टनर माना जाएगा। Where he has elected not to become partner, he may give public notice that he has elected not to become partner. Such notice shall determine his position with regard to the firm. If he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 month। अभी जो हमने पढ़ा वही सब, अगर वो चूज नहीं करता है तो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो वो डीम्ड पार्टनर। अब आता है जब वो पार्टनर बन जाता है, ही बिकम्स अ पार्टनर। अभी हमने पढ़ा बिफोर, जब वो क्या था, अटेनिंग मेजोरिटी, जब वो मेजर नहीं था, अब वो मेजर हुआ, उसको चूज करना है, अब वो पार्टनर बनना चूज करता है। इफ द माइनर बिकम्स a partner on his willingness or by his failure to give public notice within the specified time his right and liabilities, he become personally liable। देखिए टू थर्ड पार्टीज, माइनर पर्सनली लाइबल नहीं था, हमने पढ़ा था, ना ही माइनर इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, बट जब वो पार्टनर बन गया तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनली लाइबल हो जाएगा टू द थर्ड पार्टी, और उसकी पर्सनल एसेट तक भी बेची जा सकती है। ऑल द एक्ट डन ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। His share in the property and the profit of the firm remains the same he was entitled as a minor। जब वो as a time of minor उसका जो हिस्सा था मेजर के टाइम पर भी वही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है he elect not to become partner। His rights and liability continue to be those of a minor up to the date of giving public notice। वो क्या है, इसमें पार्टनर नहीं बना। His share shall not be liable for any act of the firm done after the date of the public notice। देखिए इसमें है जब वो माइनर नहीं बना तो यहाँ पर वो है माइनर, सॉरी यहाँ वो मेजर हो गया और वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है, तो एज अ माइनर जो उसकी राइट एंड लाइबिलिटी थी वही रहेंगी जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। ही शैल नॉट बी लाइबल एनी एक्ट फ्रॉम द डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू sue द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ द property and profit। He may be noted that such minor shall give notice to the registrar that he has or he has become a partner। उसको रजिस्ट्रार को भी नोटिस में बताना है कि वो या तो पार्टनर बना है या नहीं बना है। क्लियर? तो ये है माइनर के राइट एंड लाइबिलिटीज़। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, बट क्या बन सकता है, उसका बेनिफिट हो सकता है, शेयर हो सकता है प्रॉफिट में इन द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? एनी डाउट? शैल आई मूव ऑन? तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट, सेक्शन 31 to 35। देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म है फॉर एग्जांपल जिसमें 3 पार्टनर है, कोई और एक नया पार्टनर आना चाहता है और ज्वाइन करना चाहता है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर जैसे सी वो जाना चाहता है छोड़कर पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, छोड़ना चाहता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, डेथ हो जाती है तो वो छोड़ के जाना चाहता है, तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो वो कैसे आते हैं और उनकी क्या क्या राइट और लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि कोई नया पार्टनर आता है तो वो आ सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। विदाउट द कंसेंट पॉसिबल ही नहीं है, जब सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी कोई नया पार्टनर आ सकता है। अब देखिए एक और चीज़ इसमें पढ़ते हैं, इसकी लाइबिलिटी कहाँ से शुरू होगी। मान लो ये टाइम लाइन है, ये फर्म है ए बी सी 3 पार्टनर है, एक यहाँ पे एक नया पार्टनर आता है डी यहाँ पे, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी या यहाँ से, जब से उसने ज्वाइन किया है वहाँ से ही उसकी लाइबल वो क्या होगा, लाइबल होगा, लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबल होगा, प्रीवियस इसके लिए वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बट इन केस वो खुद बोलता है कि ये यहाँ से लाइबल है, वो एक्सेप्ट करता है अपनी लाइबिलिटी को फ्रॉम द प्रीवियस डेट, उस डेट से जब वो था भी नहीं, तो वो ऑटोमेटिक लाइबल होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर एंड द क्रेडिटर। क्रेडिटर की कंसेंट मैंडेटरी है,
ठीक है। अगर वो बोलता है कोई भी नए पार्टनर आ रहे हैं DEF कि ये यहाँ से लाइबल होंगे और ये लाइबल नहीं होंगे, तो कंसेंट ऑफ ऑल द क्रेडिटर ये भी पॉसिबल है। वैसे उसकी लाइबिलिटी वहाँ से होगी जिस दिन वो ज्वाइन करता है। अगर वो अपनी कंसेंट देता है कि वो प्रीवियस डेट से लाइबल होगा तो वो लाइबल होगा। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर। No new partner can be introduced into a firm without the consent of all the existing partners। सबकी क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके। ठीक है। राइट एंड लाइबिलिटीज क्या क्या होंगे? लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर स्टार्ट कहाँ से होगी? कमेंस होगी कहाँ से? फ्रॉम द डेट व्हेन ही एडमिटेड एज अ पार्टनर। जिस दिन से वो पार्टनर बनता है, ज्वाइन करता है फर्म को, उस दिन से उसकी लायबिलिटी शुरू होगी। अनलेस ही एग्रीज टू लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इंकर्ड बाय प्रायर डेट। अगर वो ऑब्लिगेशन बाय द फर्म प्रायर टू द डेट, जब अगर वो खुद बोलता है कि वो एग्री है प्रायर डेट से, तो वो उसकी लायबिलिटी कहाँ से मान ली जाएगी? प्रायर डेट से मान ली जाएगी। The new firm, including the new partner who join it, may agree to assume liability for the existing debt of the old firm। वो अपनी मान सकते हैं, अगर वो हाँ करते हैं, वो एग्री करते हैं, तो जो उनकी ओल्ड लाइबिलिटी है वो उनको मान सकते हैं। And creditor may agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partner। The creditor consent is necessary है in every case। अब आता है but a mere agreement amongst the partner cannot operate novation। एग्रीमेंट जो पार्टनर के बीच में होता है एग्जिस्टिंग डेट के लिए, वो क्रेडिटर को राइट नहीं देती। कोई भी विल नॉट आइसो फैक्टो गिव क्रेडिटर टू ऑफ द एनी फर्म एनी राइट अगेंस्ट हिम। ऑटोमेटिक वो उनको कोई भी राइट, मान लो एक एग्रीमेंट हो गया पार्टनर्स के बीच में कि उनको जो नया पार्टनर है उसकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी मानी जाएगी, पुरानी भी, तो वो क्रेडिटर को कोई ऐसा राइट नहीं देती कि उनके अगेंस्ट वो कुछ केस फाइल कर सके उस लाइबिलिटी के लिए जो जिस टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया उस टाइम पे वो थे भी नहीं। क्लियर? इसको बोलते हैं जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ से मानी जाएगी? बोलो बोलो। जिस दिन उसने ज्वाइन किया, प्रीवियस डेट से अगर वो एग्री करता है तो वो प्रीवियस डेट से मानी जाएगी। अब एक पार्टनर है जो कि बोल रहा है लो चला मैं कहाँ? फर्म को छोड़ के। सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो ए पार्टनर में रिटायर हो सकता है कब? with the consent of all the partner। with the consent of all the partner, सभी पार्टनर की सहमति के साथ। in accordance with an express agreement by the partner। एग्रीमेंट होना चाहिए सभी पार्टनर के बीच में। where the partnership is at will by giving notice in writing to all the partner of his interest to retire। ठीक है। देखिए, कोई भी पार्टनर है ABC जाना चाहता है फर्म को छोड़ के, तो वो जा सकता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? करेक्ट। बट कब? जब वो सभी को अपनी कंसेंट, विद द कंसेंट, बाकी के बाकी बोले कि भाई तू जा जी ले अपनी ज़िंदगी, सब कंसेंट हो, उनके बीच में वो एग्रीमेंट हुआ हो। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो नोटिस देके जितने भी पार्टनर्स हैं उनको। A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for act of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partner of the reconstituted firm। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये टाइमलाइन है। ओके, तो ये फर्म है, तो यहाँ पर वो पार्टनर डी या जो भी है रिटायरमेंट लेता है, तो ये जो उसकी यहाँ के लिए जो उसकी लाइबिलिटी है वो लाइबल होगा कि नहीं होगा? लाइबल होगा। करेक्ट। बट वो एक केस में लाइबल नहीं होगा, अगर सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर प्लस क्रेडिटर हाँ कर दे कि वो लाइबल, तब वो लाइबल नहीं होगा। ये यही बोलना चाह रहा है कि जब सारे पार्टनर और क्रेडिटर बोल दे कि ये इस जो लाइबिलिटी के लिए जो जा रहा है पार्टनर लाइबल नहीं होगा, तो वो फ्यूचर में उस लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होगा। यहाँ तो वो लाइबल होगा ही नहीं, बट इसके लिए भी वो लाइबल नहीं होगा अगर सारे पार्टनर प्लस जो क्रेडिटर है उनकी सहमति मिल जाए, तो वो लाइबल नहीं होगा। Retiring partner may be discharged from any liability to any third party for act of the firm done before
हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन द एग्रीमेंट जो हुआ है वो उससे क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, he and the partner continue to be liable as partner to third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given to the retirement। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, आपने रिटायरमेंट ले ली, अब ये एक और केस है ये वाला, देखिए मेन क्या, ये फर्म है, यहाँ पे आपने रिटायरमेंट ले ली, पब्लिक नोटिस आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, रिटायर आप यहाँ पे हो गए, पब्लिक नोटिस आपने यहाँ पे दिया है, तो ये वाली लाइबिलिटी तो आपकी है ही, प्लस ये वाली लाइबिलिटी भी आपकी है भाई। इसमें पब्लिक नोटिस आप जब तक नहीं देंगे तब तक वो जितनी भी लाइबिलिटी होंगी वो आपकी ही मानी जाएगी। बेशक आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले ली है, बट आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मैंडेटरी है देना, पब्लिक नोटिस। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देंगे ये वाली फर्म, आप यहाँ थे भी नहीं बट ये आपकी भी लायबल होंगे, जितने अदर पार्टनर लायबल होंगे उतने ही आप लायबल होंगे। तो नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ही एंड पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल होंगे एज पार्टनर टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given to the retirement। जब तक रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तो आप भी उतने ही लायबल होंगे जितने बाकी के पार्टनर्स। नोटिस मे बी गिवन बाय रिटायर्ड पार्टनर और एनी पार्टनर ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, उसके द्वारा या किसी और के द्वारा, बट पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है। अब आता है एक्सपेल्शन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 33, मतलब किसी पार्टनर को तुम धक्का मार के निकाल रहे हो, एक्सपेल कर रहे हो, भगा रहे हो, उसको कैसे किया जा सकता है। द पावर ऑफ एक्सपेल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तुम कब एक पार्टनर को भगा सकते हो, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। कब, जब तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना मैंडेटरी है। क्या होना मैंडेटरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना। द पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, इफ 10 है तो 6/10 मेजोरिटी ऑफ पार्टनर ने डिसाइड किया है कि इसको क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। इट हैज़ बीन एक्सरसाइज इन अ गुड फेथ। ये नहीं है कि भाई तुमको वो पसंद नहीं है तो तुमने उसको निकाल दिया, गुड फेथ में होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी तुम किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। कौन कौन सी, द पावर ऑफ एक्सपेल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर एंड इन अ गुड फेथ। If all these conditions are not present, the expulsion not deemed to be in bona fide interest of the business of the firm. इन गुड फेथ, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी तुम एक्सपेल कर सकते हो। द टेस्ट ऑफ ए गुड फेथ, अभी हमने पढ़ा कि गुड फेथ में होना चाहिए, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। द एक्सपेल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब बिजनेस के फायदे के लिए होना चाहिए, पर्सनली फायदे के लिए नहीं। पर्सनली तुमको वो पसंद नहीं आया तो तुमने निकाल दिया, बिजनेस के फायदे के लिए होना चाहिए। द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस एंड गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड, उसको नोटिस दिया जाएगा, भाई हम तुमको निकाल रहे हैं, और उसको बोलने का मौका, भाई तुम निकाल रहे हैं तो तुम इस बारे में, अपने आप के बारे में कुछ कहना चाहते हो, तभी तुम उसको निकाल सकते हो, उसके अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर, कब किसी पार्टनर को निकाला जा सकता है। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर एग्री होने चाहिए। नंबर 3 गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म की इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। उसको नोटिस दिया जाना चाहिए, प्लस एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो बोल सके इस बारे में, उसको कुछ कहना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट निकाला और नोटिस दिया, भगा दिया। इफ़ ए पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपर्ट द एक्सपेल्शन इज नल एंड वॉइड। इनके अलावा अगर किसी पार्टनर को निकाला जाएगा तो वो क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा।
It may be noted that under the Act, the expulsion of partner does not necessarily result in dissolution of the firm. The invalid expulsion of partner does not put an end of partnership even the partnership is at will and it will deemed to be continue as before. Expulsion को हम dissolution नहीं मानेंगे और जो द इनवैलिड एक्सपेल्शन को तो बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा, कुछ भी वो कंटिन्यू चलती रहेगी जैसे पहले. ये सब एज इट इज जो ऊपर दिया हुआ है वही है. अब आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 34. देखिए ये ना इम्पोर्टेंट है तो ये आपको करने हैं, इजी है एंड इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. इंसॉल्वेंसी क्या होता है, देखिए कैसे बोलते हैं. मान लो एक ये पर्सन है, ठीक है, जब इसकी क्या हो जाए, एसेट लेस देन हो जाए किससे, इसकी लायबिलिटी से. जब इसकी एसेट लेस देन हो जाए किससे, लायबिलिटी से, तो इसको क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे. प्लस जब किसी पर्सन की एसेट कम हो जाए उसकी लायबिलिटी से, उसके पास एसेट है 100 रुपये की और लायबिलिटी है 150, प्लस अनेबल टू पे ड्यूज, मतलब वो पे कर ही नहीं सकता है अपने ड्यूज़ को, वो 50 रुपये उसके पे कर ही नहीं सकता है, ना उसके पास प्रॉपर्टी है ना कुछ और है, वो पे कर ही नहीं सकता, उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे. अब आप लोग बोलेंगे कि यार फिर तो हम भी इंसॉल्वेंट है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारे पेरेंट्स देते हैं, हमारी तो कोई एसेट ही नहीं है और हमारी लायबिलिटी तो पूछो ही मत, हमारा खर्चा इतना है, चुटपुट चुटपुट चुटपुट. तो भाई आपका ये नहीं है, अनेबल टू पे ड्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स देख रहे हैं ना. जब आपके पेरेंट्स बोल देंगे जाओ, तब आप जा सकते हो कोर्ट में, बोल सकते हो भाई हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं. तो देखिए जब कोई पर्सन उसकी एसेट कम होती है उसकी लायबिलिटी से और वो अनेबल टू पे ड्यूज है, वो पे नहीं कर सकता है अपने ड्यूज को, उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट. Where a partner in a firm is adjudicated as an insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved. देखिए किस दिन माना जाएगा. मान लो ये टाइमलाइन आ गई हमारी, फिर से ABC है, ठीक है, ये C है, जो C इंसॉल्वेंट हो गया यहाँ पर, उसने यहाँ पे नोटिस दिया कोर्ट को इंसॉल्वेंट का, यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और ये मान लो यहाँ डिसॉल्व होती है जो भी है, यहाँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, तो इस दिन से माना जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट हुआ है, ना कि इस दिन से. किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन से माना जाएगा. जब उसने कोर्ट को नोटिस दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, उस दिन से नहीं. Where a partner, क्या कह रहा है, where a partner in a firm is adjudicated as an insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made. जब ऑर्डर आया उस दिन से, ना कि जब तुमने क्या दिया, नोटिस दिया उस दिन से. क्लियर. Where under a contract between the partner the firm is not dissolved by adjudication of partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not. ये जो आपका इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी है ना, ये यहाँ पर चार्ट में दे दिया गया है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. देखिए इंसॉल्वेंट पार्टनर कांट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर. क्लियर है ये,
वो इंसॉल्वेंट पार्टनर एज अ नहीं हो सकता. ही विल चीज टू बी ए पार्टनर फ्रॉम वेरी डेट ऑन विच द ऑर्डर एडजुडिकेशन इज मेड, जो ये यहाँ पे अभी बताया गया आपको. द estate of insolvent partner is not liable for the act of the firm done after the order of adjudication. देखिए ये इस ऑर्डर के बाद अगर यहाँ पर अगर कुछ लाइबिलिटी है तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है सी, इसकी जो एक्सटेट है वो लाइबल नहीं होगी. ठीक है, वो लाइबल नहीं होगी, ए और बी की होगी. इस टाइम के लिए वो डिज़ोल्व यहाँ पर फर्म हो रही है. इसके ऑर्डर के बाद जो भी लाइबिलिटी है उसकी एक्सटेट लाइबल नहीं होगी. द फर्म इज आल्सो नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर. भाई ना वो लाइबल होगा फर्म के लिए, ना फर्म लाइबल होगी उसके लिए. क्लियर, समझ आया? जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा उसी दिन से वो क्या पार्टनर नहीं रहेगा. पार्टनर जिस दिन ऑर्डर आएगा कोर्ट का, ठीक है, उसकी एक्सटेट लाइबल नहीं होगी आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर, और ना ही फर्म लाइबल होगी पार्टनर के लिए. ऑर्डिनरी बट नॉट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, but the partner are competent to agree among themselves that the adjudication of a partner as an insolvent will not give rise to dissolution of firm. मतलब वो चाहे तो फर्म को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं फर्म के साथ, और चाहे तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं. क्लियर, ये आपका है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. अब नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 35, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर. डिजीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसकी लायबिलिटी. ऑर्डिनरी द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट द रूल इन दिस रिगार्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय डेथ ऑफ पार्टनर सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द. देखिए अगर किसी पार्टनर है उसकी डेथ हो गई तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है इसकी डेथ हो गई, इनके ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डिपेंड करता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट है कि वो कंटिन्यू करेंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट है कि फर्म को डिसॉल्व कर देंगे तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं. The death of one will not have effect of dissolving the partner as regard the surviving partner unless the firm consists only two partner. ये बोल रहा है कि liability of exit disease partner के मरने से पहले उसकी लाइबिलिटी है, बाद की तो कोई है ही नहीं, मरी गया. अब वो फर्म वाले डिसॉल्व कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिमेनिंग दो ही पार्टनर है तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. अगर दो से ज़्यादा है तो वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है वो उस पर डिसाइड करता है. नेक्स्ट इज राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस. देखिए सेक्शन 36 क्या कह रहा है. राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाना चाह रहा है तो टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, मतलब वो सेम बिजनेस कैरी कर सकता है. कोई पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फर्म आ गई हमारी, और ये सी जाना चाह रहा है तो ये चला गया. अगर मान लो हमारा कोई भी बिजनेस है, शू का बिजनेस है, तो ये सेम बिजनेस क्या कर सकता है, ये भी यहाँ पर भी शू का बिजनेस है और यहाँ पर भी क्या वो सेम बिजनेस कर सकता है. एन आउटगोइंग पार्टनर में कर सकता है कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म. ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, टू द कॉन्ट्री ही मे नॉट. सेम बिजनेस कर सकता है, उसको एडवर्टाइज कर सकता है, बट वो क्या नहीं कर सकता, फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता है. रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ये नहीं बोल सकता मैं अभी भी वो फर्म चला रहा हूँ, उसमें वो पार्टनर है. सोलिसिट द कस्टम ऑफ द पर्सन हु डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही चीज टू बी अ पार्टनर. मतलब ये होता है ना कि अब इसको भी ABC फर्म है, इसको सब लोग जानते हैं, ठीक है, क्रेडिटर सब जानते हैं, डीलर सब जानते हैं, तो ये नहीं कि उनको बोले कि मैं आपको 50% डिस्काउंट पे सस्ता दूंगा, आप मेरे से लो, उनसे बात करें, कांटेक्ट करें. उनको सोलिसिट नहीं कर सकता, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उनके कस्टमर को वो अपनी तरफ नहीं बुला सकता है. देखिए कोई भी पार्टनर आउटगोइंग है, सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर सकता है, सेम बिजनेस कर सकता है, बट वो क्या नहीं कर सकता,
फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता है, अपने आप को बता नहीं सकता कि वो उसी फर्म में अभी भी काम कर रहा है, या दूसरे लोगों को सोलिस्ट, कस्टमर को सोलिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ए पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर दैट एन ओन चीजिंग टू बी ए पार्टनर विल नॉट कैरी। ये कब कर सकता है? अगर उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करें, अगर इनके बीच में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या लेटर ऑन कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि तुम सेम काइंड ऑफ बिजनेस अपनी लाइफ टाइम में नहीं करोगे, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो कर सकते हैं, अगर इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो वो नहीं कर सकते हैं। नॉट कैरी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट एंड नॉट विद सेनिंग एनीथिंग कंटेन सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पॉसिबल आर रीजनेबल। किसी के बीच में, कोई पार्टनर के बीच में होता है कि तुम इस जुडिक्शन में नहीं करोगे, या 4 साल 5 साल के लिए नहीं करोगे, अगर ये तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट है तो एक्ट में क्या गिवन है वो मैटर नहीं करेगा, एग्रीमेंट विल प्रिवेल। क्लियर? तो तुम वो काम नहीं कर सकते हो, बेशक ये एक्ट में लिखा है कि तुम कर सकते हो, बट तुम्हारा एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो दैट विल प्रिवेल। क्लियर? एनी डाउट? चले आगे। चलिए, समझ आया ये आपको? ये हमने किया है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। क्लियर? तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे।